नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ के अंदर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक कुमार जी, जो बीएसएफ के आईजी हैं। अशोक जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ के अंदर आपका। बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आप हरियाणा से संबंध रखते हैं, बचपन कैसा रहा पानीपत में आपका? हाँ, मेरा बचपन बीता है मेरे गांव में, जिसका जो पानीपत ज़िले में पड़ता है, कुराना गांव। तो जैसे कि हरियाणा के बाकी सब गांव में बचपन बीतता है, वैसे ही बीता है लगभग। और हमने गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वहाँ से मैं उठ कर के 11वीं-12वीं मैंने सोनीपत में की। सोनीपत जो हिंदू कॉलेज होता था पहले, और वहाँ से मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। तो गांव का बचपन अपने सहपाठियों के साथ खेलते कूदते और पढ़ते हुए बीता है। सर, 89 बैच के आप आईपीएस हैं, उसके बाद आपको यूपी कैडर मिला और उसके बाद तकरीबन 23 साल हो चुके हैं आपके सर्विस को। कैसा एक्सपीरियंस रहा 23 साल का? बल्कि 25 साल हो गए हैं। 89 में हमने ज्वाइन कर लिया था, तो बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव जिसे कहेंगे, क्योंकि पुलिस एक ऐसी सेवा है जिसको मैंने, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने आईआईटी इंजीनियरिंग करके आईपीएस ज्वाइन कर ली, तो आप विदेश भी जा सकते थे और बहुत कर सकते थे, पर मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी पुलिस कार्यकाल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ये एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी जिसमें कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, ज़िंदगी का हर पहलू देखने को मिलता है। गंदे से गंदा भी देखने को मिलता है, अच्छे से अच्छा भी देखने को मिलता है। परंतु इसके जो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया वो ये है कि हमें आम आदमी की मदद करने का बहुत मौका मिलता है। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क हम ला सकते हैं पुलिस सेवा में, अगर हम चाहें तो मैंने थ्रू आउट इसको एज ए मिशन लिया है कि कैसे लोगों की मदद करनी है। जो भी आपके पास आया उसको नहीं, तो जो आप लोगों को काम होता है काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे के अंदर फैमिली को पूरा वक्त नहीं दे पाते, तो किस ढंग से मैनेज करते हैं आप ये चीज़ें? देखिए, मैनेज तो फैमिली को ही करना पड़ता है हमारी बजाय, और लकीली मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा साथ दिया है, बल्कि वो भी इस काम में खुद भी जुड़ जाते हैं वो लोग। कई आतंकवाद के जो विरोधी मिशन हैं उनको भी आपके पास जिम्मेदारी थी। ऐसा कौन सा, वैसे तो सारे ही मिशन चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मिशन कौन सा था आपका? मैं कहूँगा ये 93-94 में मैं रुद्रपुर में था। नैनीताल की तो तराई है, उसमें पोस्टेड था, और उन दिनों वहाँ पे जो पंजाब वाला आतंकवाद था वो बहुत तराई में फैला हुआ था। एक अकेले नैनीताल जनपद में लगभग 100 मुकदमे आतंकवाद संबंधित हो चुके थे, और जिसमें कि करीब 300-400 लोगों की हत्याएं हो चुकी थी। तो उस फेज़ में मैं वहाँ गया था, और वहाँ हमने एक भिंडरावाले सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान के बड़े एक्टिव एरिया कमांडर के साथ एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी। तो वो पीरियड को मैं सबसे चैलेंजिंग बोलता हूँ। तो इसके अलावा ऐसे कौन से बड़े जो आपके मिशन थे जिनको आपने अंजाम दिया और अपनी जो पूरा की पूरा जो कार्यकाल रहा है अब तक के, एक तो आपने जैसे ये मिशन बताया, इसके अलावा ऐसा कौन सा यादगार मिशन है जो अब भी आपको याद आता है और कहते हैं कि हाँ, हमने देश के लिए इतना बड़ा जो है सेक्रीफाइस और लोगों के बचाने के लिए आपने ये काम किया? नहीं, देखिए, पुलिस में ऐसे मिशन सच में बहुत आते रहते हैं। ये मैंने इसलिए आपको सबसे बड़ा इसलिए कि याद दिलाया कि उन दिनों तराई में आतंकवाद का वो दौर था कि शाम होते ही आदमी सड़क पे नहीं दिखता था। लोगों को हमेशा टेंशन रहती थी। आपको पता है, कई बार लोग बस से उतार के मार दिए गए, कई लोगों को किडनैप कर लिया जाता था। कम से कम 25 तो पुलिस वाले वहाँ पे मारे गए थे। तो यूजुअली पुलिस वाले भी लोग उनसे भिड़ना पसंद नहीं करके अवॉइड करना पसंद करते थे कि हमारे सामने आतंकवादी ना आए, किसी और से मुठभेड़ हो जाए। तो ऐसे टाइम में हमने उनसे चैलेंज लिया। बट इसके अलावा जो है, एक तो अपराधी जो है, डे टू डे अपराधी है जो पुलिस में रोज आता है, वो भी चैलेंज ही होता है कि चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, उस सब के अपराधियों से हमारा पाला पड़ता है। दूसरी तरह का चैलेंज पुलिस में जो हमने देखने को मिलता है वो है क्राउड मैनेजमेंट, मोब। किसी चीज़ से मोब नाराज़ है, भीड़ इकट्ठा हो गई, होती चली गई, उन्होंने सड़क पे आ गए, जाम लगा दिया, पथराव शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा ये और उसमें पथराव के बाद कई बार आगजनी, राइटिंग, दंगा, उसको हमने झेला बहुत ज़्यादा। और तीसरी तरह का चैलेंज है कि ये जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, मैं हरिद्वार में पोस्टेड रहा, इलाहाबाद में पोस्टेड रहा, तो वहाँ पे मेला है, कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है, कांवड़ मेला है, तो आपको मालूम है कितने, तो उसको मैनेज करना वो एक तरह का चैलेंज है।
तो ये सारे चैलेंजेस को हमने लाइफ में वो किया है। अगर एक चैलेंज मुझे अचानक याद आया हरिद्वार का, मैंने किताब में ही मेंशन किया अपनी जो मेरी पुस्तक है, उसमें एक अपराधी है, गैंगस्टर है, यूजुअली हर जगह मिल जाते हैं, बट वो गैंगस्टर ने धमकी दिया 10 लाख रुपए वसूल करने के लिए किसी व्यापारी से, रुड़की के व्यापारी से, हरिद्वार जिला पड़ता है उसका, और मैं वहाँ पे एसएसपी था उन दिनों। तो वो व्यापारी ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने थाना अध्यक्ष को कहा भाई इसको पकड़ो, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। तो थाना अध्यक्ष ने उसकी एफआईआर कर दी कि इसने धमकी दी और बाई नेम कर दी। तो उससे वो गैंगस्टर ऐसा वो हो गया, उसने कहा मैं तो 20 मर्डर कर चुका हूँ लाइफ में। उसको वो हमारे पास रिकॉर्डेड है वो मटेरियल, उसने व्यापारी को ऐसा धमका रहा है फ़ोन पे, और जहाँ मैं मर्डर कर दिया उन लोगों ने आके मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं करी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे खिलाफ बाई नेम एफआईआर कर दें। और तू साले, तेरे को तो मैंने खाली 10 लाख रुपये मांगे थे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अब मैं तुझे देखता हूँ, मुझे 10 लाख चाहिए ना 20 लाख चाहिए, मैं अब तुझे देखता हूँ कि तू कैसे ज़िंदा रहता है और कैसे तेरा परिवार सर्वाइव करता है और कैसे तेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। वो इतनी टेरराइजिंग आवाज़ में बोलता है, और कैसे तेरा एसएसपी तुझको बचाता है ये भी बोलता है उस टेप में। तो आप सोचो उस आदमी की ज़िंदगी में कितना बड़ा वो आ जाएगा भाई। वो तो हाँ, मतलब वो तो सोचा कि मैं कहाँ पुलिस के चक्कर में फंस गया, और देखो न वो दुकान पे जा पा रहा था, न वो अपने घर में भी, उसको रात को नींद नहीं आती थी, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपराधी एक सरेआम व्यापारी को और पूरी पुलिस व्यवस्था को, एसएसपी को, सबको चैलेंज कर रहा है कि देखते हैं आप कैसे सर्वाइव करते हैं। और मेरे को तो कहीं भी मौका मिल ही जाएगा, मतलब द मोमेंट यू आर आउट कहीं ना कहीं मैं गोली मार दूंगा। तो ऐसे में उसको हम बड़ा सर्विलेंस करके, ट्रैक करके, कई राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके फाइनली हम उसे ख़त्म करते हैं। बट मतलब इस तरह के चैलेंज भी आते हैं पुलिस में। सर, आपको राष्ट्रपति पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया। मेडल मिलने के बाद जिम्मेदारी किस तरह से और ज़्यादा बढ़ गई आपकी? मेडल मिलने से जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, मेडल मिलने से जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है कि आपको एक सम्मानित किया गया है, लेकिन एक सम्मान के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको एक सर्टेन लेवल अचीव आपका हो गया है, उसे तो मेंटेन करना ही और उससे आगे भी जाना है। यस, एक तो पहले तो खुशी होती है कि भाई आपके अच्छे काम को रिकॉग्नाइज किया गया, वो भी देश के सर्वोत्तम उसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, तो वो एक खुशी है। और दूसरा जिम्मेदारी, आपने कहा, मैं सोच के बाद सहमत हूँ आपसे कि ये जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई आपको इसकी गरिमा भी बनाए रखनी है आगे, उससे हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जो उसकी गरिमा के अनुकूल ना हो। सर, उत्तराखंड नया राज्य बना, नया राज्य बनते ही जिम्मेदारी आपको सौंपी गई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का भाग था तब भी मैं वहाँ पे 3 बार रह चुका था। एक तो चमोली जनपद में जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ आते हैं, एक हरिद्वार जनपद में, और एक नैनीताल और रुद्रपुर में। तो वो पूरा एरिया मेरा देखा हुआ था। और चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था, तो उसमें जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पे वैसे भी पुलिस की आवश्यकता कम होती है, तो वहाँ पे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था, मतलब बहुत ही कमज़ोर किस्म का था। नहीं, आज भी वहाँ की पुलिस को टूरिस्ट पुलिस माना जाता है। तो उसको जब हमने टेक ओवर किया तो हमारे पास जिम्मेदारी थी, एक तो भाई जनपद देहरादून कैपिटल बना, तो देहरादून में सिर्फ एक एसएसपी लेवल का ऑफिस था, एक डीआईजी ऑफिस था, तो वहाँ एक डीजी ऑफिस क्रिएट करना था। फिर इतने सारे ऑफिसर जो डीजी ऑफिस में आते हैं उनके लिए उनके जो फैमिली लाइंस बनानी थी उनके लिए, फिर हमें वहाँ पे स्टेट लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की पुलिस लाइन में क्रिएट करनी थी। फिर मैंने जैसे कहा कि सभी पहाड़ के ज़िलों में आधी जगह तो पुलिस लाइन ही नहीं थी, आधी जगह जो ऑफिस प्रॉपर नहीं थे, कुछ 3 नए ज़िले बने थे उनमें नए के बराबर था। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ऑलमोस्ट नया क्रिएट किया, और जो पुरानी जितनी एग्जिस्ट कर रही थी उसको भी अपग्रेड किया। तो ये काम हमने उत्तराखंड में काफ़ी पैमाने पे किया। आपने डीआईजी के तौर पर सीआरपीएफ में भी अपनी सेवाएं दी हैं और जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आपकी तैनाती रही है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो? देखिए, मुख्यतः तो उसमें मैंने देखा कि नक्सल का जो काम है बड़ा कठिन है, क्योंकि नक्सल्स अपने आप को जनता का समर्थक होने का दावा करते हैं, गरीबों का समर्थक होने का दावा करते हैं, और वो इस ग्राउंड पे खड़े हुए हैं कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है और अब हम मिल कर के आपकी डेवलपमेंट करेंगे, परंतु वो सारे इस सब को बहाने के रूप में यूज कर रहे हैं
क्योंकि वो डेवलपमेंट खुद ही नहीं होने देना चाहते। हमने ये रियलाइज़ किया कि नक्सल जो हैं वो सड़क नहीं बनने देंगे, वहाँ पे बिजली नहीं जाने देंगे, वहाँ पे टेलीफोन लाइनें नहीं जाने देंगे, स्कूलों तक पे वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सब पहुँच गया तो उनका एरिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के वो भी अपना ही राज फैलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के समर्थक हैं। 2011 के बाद से आप बीएसएफ के अंदर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी चीज़ों में आपने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितने हद तक अपने आप को सफल मानते हैं आप कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम आप जो तैयार कर रहे हैं उसमें अब तक आप सक्सेसफुल रहे हैं? बीएसएफ में आके एक तो मैंने बांग्लादेश बॉर्डर पे 6 महीना बिताया और उसके बाद से मैं आईजी एडम का काम देख रहा हूँ। तो बड़ा ही चैलेंजिंग काम है बीएसएफ का। पहली बात तो यहाँ का जो जवान है वो बॉर्डर पे इंच गार्ड करता है, इंच, जो कि सामान्यतः आप देखेंगे आर्मी वगैरह नहीं करते हैं। तो पूरे बॉर्डर को हमने मैन कर रखा है और हमारा जवान संतरी वाली ड्यूटी करता है वहाँ पे, और 6 घंटे दिन और 6 घंटे रात ड्यूटी करता है। तो बड़े चैलेंजिंग टाइम्स में वो ड्यूटी करता है। तो एक तो हमने वो देखा। दूसरा, बांग्लादेश में हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे हम लोग नॉन लिथल वेपन्स को उन दिनों इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो उस फेज को भी हमने सफलतापूर्वक लागू कराया। और तीसरा, फिर हेडक्वार्टर में आकर के जैसा आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोशिश की कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और बीएसएफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ कितना परसेंट कम है, हम लोग लगभग 40% 45% सेटिस्फेक्शन लेवल है हमारे पास अभी। तो उसको एक प्लान ढंग से आगे बढ़ाया, यहाँ की भवनों के डिजाइन्स में थोड़ा नवीनता लाई, ये सब मैंने कोशिश किया। अशोक कुमार जी के साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।